गठित होने के बाद हर अफसर का हिसाब किताब वही मिलेगा। बिल्कुल। डीएनए रिपोर्ट बीरेन जी निकाल के लाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत। बीरेन जी, आप मुझे बताइए कि अब जब सरकार के गठन 21 या 22 तारीख को, जैसा कि आप खबर दिखा रहे थे, 21 या 22 तारीख को हो जाएगी। अब आप मुझे बताइए कि इस सरकार के सामने आने वाले वक्त में वो कौन सी चुनौतियां हैं जिन्हें उसे तत्काल एड्रेस करने की आवश्यकता है, और ये ब्यूरोक्रेसी पर हेमंत जी बार बार क्यों फोकस कर रहे हैं, इनका मकसद क्या है? जानकारी ये आ रही है कि 21 तारीख को 3 बजे संभवतः मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, मंत्रिमंडल गठित होगा जी। और अयोध्या में होगा कि कान्हा स्टेडियम में होगा, इस पर अभी तस्वीर साफ नहीं है। और 24 भी बढ़ सकता है, आगे भी जा सकता है। लेकिन एक चीज़ ये बात साफ हो गई ब्रजेश जी, उत्तर प्रदेश के चुनाव ने ये साफ कर दिया है कि 2024 का जो रास्ता है अब वो क्लियर है। लाभार्थी बने रहो, वोट देते रहो, बस यही एक मूल मंत्र है और इसको बीजेपी ने समझ लिया है। हम आप किसान पे, खेत पे, खलिहान पे, नौजवान पे, बेरोजगारी पर, महंगाई पर, सांड पर, बकरी पर, भेड़ पर बात करते रहे, लेकिन बीजेपी को भरपूर वोट मिला। और जिस किसान आंदोलन की वजह से 1 साल किसानों ने जानें गंवाई, उसके बावजूद उस इलाके में बीजेपी बम्पर जीती। मुलायम सिंह का जो परिवार है, जो उनका गढ़ है, उस इलाके में भी बीजेपी फिर बम्पर जीती। तो आखिर बीजेपी के पास कौन सा मंत्र था? यही था, लाभार्थी, एक नया वोट बैंक, जिसने ये जीता बता दिया। अच्छा, आप ये देखिए कि एक फार्मूला और चला था 80-20 वाला। वो फार्मूला अब मतदान का परिणाम आने के बाद लोगों को समझ में आ रहा है कि पहले लोग सोचे 80-20 मतलब हिंदू और मुसलमान की बात हो रही है, लेकिन उसमें ये नहीं था। उसमें था कि 20 से लियो और 80 का दियो, मतलब मालदार लोगों से लो और गरीबों को बांटो। सब उसमें लाभार्थी बने 80% और बीजेपी मार ले गई बाजी। ये फार्मूला था, लोग इसको देर में समझे। आप देखिए कि मोदी और योगी की जो योजनाएं थी वो भारी पड़ गई। तमाम सारी एंटी इनकम्बेंसी थी, कोरोना में तमाम लोग मरे, ऑक्सीजन नहीं मिला, 100 उतराते हुए घूमे, लोगों ने परेशानियां झेली, नौकरियां चली गई, लॉकडाउन था, उसके बावजूद मोदी का जादू कोई कम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो सीधे डीबीटी जो पैसा देती है खातों में जाता है, किसान सम्मान निधि, राशन पानी, नून तेल नमक चीनी। अब बात आती है कि जो जीता वो सिकंदर और जो हारा वो घर के अंदर। तो लड़ना पड़ेगा, कोई भी हो। तो ये कुल मिलाकर ये है कि दलित और गरीब का ये जो वोट है ये सरकार बना रहा है। ये जो लाभार्थी का वोट है ये सरकार बनवा रहा है। इसको आप कैसे रोकेंगे जब मायावती की पार्टी पूरी बैठ गई एक तरफ से, और जो कुछ बचा खुचा है अगले चुनाव में खींच लेंगे मायावती के पास। आप जब कहते थे कि हाथी को क्रेन से उठाना पड़ेगा तो बीएसपी वाले बड़े नाराज हो जाते थे। भाई वो तो अब परिणाम सामने है कि हाथी भूखा है, चलने लायक स्थिति नहीं थी। भूखा तो नहीं है हाथी, हेमंत जी तो कुछ और ही कह रहे थे। हेमंत जी शायद समर्थन मूल्य की बात कर रहे होंगे, लेकिन वोटों की भूख है। उसको जो अपना वोट बैंक था वो छोड़कर चला गया। हाथी के पास अब ज्यादा कुछ बचा नहीं। आप देखिए कि बीएसपी ने ऐसे ऐसे टिकट भी बांटे कि जहां पर सपा हार जाए, और उसका सीधा फायदा किसे मिला? जो दल सत्ता में आ जाए। अब बात चल रही है कि साहब मंत्री बनाए जाएंगे, कोई कह रहा है 60 बनेंगे, कोई 63 बना रहा है, कोई 50, कोई डिप्टी सीएम। यहाँ एक सूचना ये आई कि जो 60 साल के ऊपर होगा वो मंत्री नहीं बन पाएगा बीजेपी में, ये भी है। तो इसमें कई सारे निपट जाएंगे। ये होली का मजाक था या सही है? अब ये चर्चा है, अब इसको कोई मजाक ऐसा मत करो, होली मत खराब करो लोगों की। देखिए ये बात तो सही है
कि बुजुर्गियत में भी उम्मीदें और उल्लास जिंदा रहता है। हमारे पुरी साहब भी हैं, आप देखिए होली के मौके पर कोई कमी उन्होंने नहीं रखी है, उत्साह बरकरार है। हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ पर सरकारें लोक कल्याण के लिए बनाई गई है, लोकतंत्र है जी। लेकिन जब सरकारें ताकत में आ जाती हैं तो वहाँ लोकतंत्र के बजाय वन मैन शो चलने लगता है। और उस वन मैन शो से बचने के लिए ही राष्ट्रीय पार्टियों का प्रादुर्भाव हुआ कि फैसले कोई मनमाने न ले, लखनऊ और दिल्ली के सामंजस्य से फैसले लिए जाएं। उत्तर प्रदेश में एक 10 साल का कार्यकाल मिला है बीजेपी को, और योगी सौभाग्यशाली मुख्यमंत्री होंगे अगर वो ये टेन्योर भी पूरा करते हैं, तो शायद ही बहुत कम लोग होंगे जो उनके रिकॉर्ड तक पहुंच पाएंगे 10 साल मुख्यमंत्री रहने का। वो हिंदुत्व के एक बहुत बड़े नायक थे, आज पूरे देश में एक बहुत बड़े नेता भी हैं। उसके साथ साथ वो जो वोट को खींचते हैं अपनी ओर बीजेपी में, अगर मोदी के बाद कोई सबसे बड़ा नाम है तो योगी आदित्यनाथ का लोग लेते हैं। गांव में लोग उनको पसंद करते हैं, उनको वोट देते हैं। लेकिन विपक्ष के सामने समस्या ये है कि उनकी एक मजबूरी है कि क्या खूब मजबूरी है गमले में लगे पेड़ों की कि हरा भी रहना है और बढ़ना भी नहीं है। तो बस ये हरा हरा रहेंगे, बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो ये बड़ी व्यवस्था का प्रश्न आ गया है कि हमारे समाज में क्या अब 2 दलीय व्यवस्था हो जानी चाहिए, क्षेत्रीय दलों का क्या अस्तित्व कमजोर पड़ रहा है, या आने वाले वक्त में बीजेपी निष्कंटक राज करेगी। बहुत सारे प्रश्न इस चुनाव से पैदा हुए और इसमें इनके उत्तर भी हैं। जिनको समझ में आ जाएगा वो कश्मीर फाइल्स देख रहे हैं, जिनको समझ में नहीं आएगा वो अपना हिसाब किताब बनाए बूथ पे जाके। सड़क पर तो संघर्ष करना पड़ेगा, मैं पहले भी कहता रहा जी वीरेंद्र जी। और जो सड़क पे आएगा योगी उसको जेल भेजेंगे, और जब जेल जाएगा नेता तब हीरो बनेगा। बहरहाल ये तो ना हो पाएगा, इतना कठिन काम करा रहे हो। बहरहाल ब्रजेश जी, होली का मौका अब होली है। पे भी कोई ऐसा मजाक करता है क्या? देखिए आज होली का मौका है और बहुत हुड़दंग भी है, होलिका दहन होने वाला है। तमाम दबंग माफिया तमाम बातें आई चुनावों में, अब उन सब का पटक्षेप हो गया है। उस पर एक साहित्य है, सुनिएगा कि जनगण मन अधिनायक होएगा और गुंडा रहा विधायक होएगा। पढ़े लिखे सब कर्मन करो हैं और बिना पढ़ा सब लायक होएगा, और जीवन भर अपराध की हिस्स जो और राम नाम गुण गायक होएगा। और गवा गांव से तो जीत के लेकिन शहरन के परिचायक होएगा, और वादा कई गा जनता से और चोरन के सहायक होएगा। जनगण मन अधिनायक होएगा, गुंडा रहा विधायक होएगा। अच्छा, सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि ये वाला कविता भेज दीजिए उनको व्हाट्सएप पे। शर्मा की चाय पर सुबह उनको मिलेगी कल तो, लेकिन होली है दुकानें क्या बंद बात रहेंगी। आइए, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और ब्रजेश भाई का स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी।